हाय एवरीवन, आज आइसोमेरिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये पूरे चैप्टर का क्रीम लेयर होने वाला है। सब चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, एकदम ट्रिक टेक्निक और सारे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेहतरीन वाले, कम समय में ये कह लो कि आपका पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म रिवाइज हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर पाएंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, ये लेक्चर के बाद, और आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म को। और जो लोग भी नए हैं भाई, आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ये जो 2026 का पेपर हुआ है, क्योंकि 100% हमने जो पढ़ाया था पूरा का पूरा, ये देखो पैटर्न फॉर्मेट वही आया है। कॉन्सेप्ट एक नहीं, तीन तीन बार हमने पढ़ाया, विद इन 2 मंथ जो पढ़ाया वही है। और ऐसा ये दूसरी बार हमने प्रूफ कर दिया। ऐसा 2025 में भी हमने करके दिया था। पूरा वीडियो अगर देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लो। चलो इस आगे देखते हैं। और हमें पता है आइसोमेरिज्म जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमर। अच्छा, आइसोमर होते ही क्या है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है अलग होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे मान लो ये है, ये भी ब्यूटेन है, और अगर मैं इसी को ऐसे बनाना चाहूँ तो ये भी ब्यूटेन है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल अलग अलग है। देखो तो ये आपस में आइसोमर है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। हम स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे पहले, फिर स्टीरियो देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहला होता है चेन आइसोमर। आई होप आप सभी को ये चीज़ें आती हैं। चेन आइसोमर क्या होता है, जिसमें पेरेंट चेन ही अलग हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भाई पेरेंट चेन अलग है, लेकिन ये आइसोमर है, आइसोमर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए ना। ये आइसोमर ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग हो गया। अब देखो ये चेन आइसोमर है। हाँ, यहाँ पे कितने पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है पेरेंट चेन में। तो आप बोलोगे हाँ भाई ये आपस में चेन आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है दोनों का। ठीक है, तो चेन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं डिफरेंट पोजीशन पे लगे हुए। जैसे देखो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 पे ब्रांच आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 पे ब्रांच आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कौन से आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर है। यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे 1 2 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये पोजीशन आइसोमर है। अच्छा, कभी कन्फ्यूजन हो पोजीशन और चेन में ना, तो आप ए बी रूल निकाला करो। देखो ए बी रूल क्या है, ए क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, और बी क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। तो अगर मान लो ए बी नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो उसे चेन आइसोमर बोलना, और अगर ऐसा नहीं है तो पोजीशन बोलना। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, ए 4, ब्रांच कोई दिख रहा है नहीं, 0। तो ए बी यहाँ पे 40 आ गया। यहाँ पे देखो 1 2 3, कितने पेरेंट चेन में कार्बन है, 3, ब्रांच कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 30 बना है। तो ए बी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, मतलब ये कैसे आइसोमर हो जाएंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज होना तो आपको ऐसे जान लगाना है। इसका पॉसिबल इसके सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है ना, पॉसिबल स्ट्रक्चर सारे बनाने हैं, मतलब आइसोमर बनाने हैं। तो डाइक्लोरोब्यूटेन था, तो ये है पहला पॉसिबिलिटी, ये है डाइक्लोरोब्यूटेन। दूसरी पॉसिबिलिटी, हम दूसरे कार्बन पे दोनों को शिफ्ट कर दिए। उसके बाद हम इन दोनों को एक इस पे लगा दिए। उसके बाद हमने थोड़ा एक गैप दे के लगा दिया। तो जितने सारे पॉसिबल केसेस थे वो इतने, टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये आप बना सकते हो। ठीक है, मेटामर क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड दोनों साइड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं। जैसे देखो ईथर है, इधर 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट है। इसको हम बोलेंगे मेटामर। कहाँ कहाँ पे होते हैं, ईथर, अमाइन, कीटोन, अमाइड में भी होता है। ठीक है, और अगर मान लो प्रायोरिटी देखना हो मेटामर चेन आइसोमर पोजीशन में, तो मेटामर पहले होता है, फिर चेन आइसोमर होता है, फिर पोजीशन होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो ये 3 कार्बन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये मेटामेरिज्म है। यहाँ पे देखो अरेंजमेंट, ये इस सल्फर से यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा है, और इस सल्फर से यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लगा है। तो ये आपस में क्या है, आइसोमेरिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे देखो एल्डिहाइड है, कीटोन है, और ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। अच्छा, मान लो अल्कोहल एक ऐसे आता है, ये अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें कन्फ्यूजन होता है। ये अल्कोहल दिख रहा है और यहाँ पे ऐसा कुछ है,
ठीक है। तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है। आप बोलोगे सेम है फंक्शनल ग्रुप, नहीं, ये भाई इसकी डिग्री सेम नहीं, ये डिग्री नहीं बताई जा सकती, ये डिग्री बताई जा सकती है, तो ये अलग फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ये अल्कोहल ईथर और ये साइक्लोएल्केन एल्कीन, इसको रिंग चेन आइसोमर भी बोलते हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे। अभी तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आते हैं। जैसे ये एल्कीन, साइक्लोएल्केन, ये भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जैसे ये सारे होते हैं जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म। देखो sp2 एटम के बगल sp3 कार्बन और sp3 कार्बन से हाइड्रोजन हो, उसको अल्फा एच बोलते हैं। तो ये टॉटोमेरिज्म का केस है। बेसिकली ये कार्बोनिल कंपाउंड में होता है। जैसे ये है, यहाँ sp2 है और यहाँ पे sp3 होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे इधर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ये है और यहाँ पे sp3 दिख गया। तो कैसे होता है टॉटोमेरिज्म, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड वाला इधर आता है, हाइड्रोजन उठ के इधर जाता है, तो इसको इनॉल बोलते हैं, इसको कीटो। इन जनरल कीटो फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इनॉल। अब एक जहाँ पे लोग उलझते हैं, डबल स्टार लगाते हैं इसको, ये देखो ऐसे अगर आ जाए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, देखो ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, तो देखो 1 2 3, हमेशा ऑक्सीजन से करना नंबरिंग, ये हमारा रूल है, 1 2 3 4 5। अगर मान लो 5th कार्बन पे sp3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन है, और 3 और 4 पे डबल बॉन्ड है, तो वहाँ टॉटोमेरिज्म होता है, ठीक है। ये आपको डब्बे में मैं बना देता हूँ, ये चीज़ आप याद रखना। गलती यहाँ हो सकती है, वो वाला नॉर्मल केस सबको याद रहता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे टॉटोमेरिज्म है, यहाँ तो अल्फ़ा एच ही नहीं है, तो काहे का टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे हाँ ये अल्फ़ा एच है, ये भी अल्फ़ा एच है। यहाँ पे ब्रिज पे टॉटोमेरिज्म नहीं होता है, इधर है हाँ, अगर एक भी अल्फ़ा एच के कारण टॉटोमेरिज्म है तो पूरा है, ठीक है। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म है, हाँ ये sp2 है और इसके बगल sp3 है यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे है, और ब्रिज पे तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे ये टॉटोमराइज होगा, ये अल्फ़ा एच दिख रहा है, तो इधर जाएगा, इधर आएगा, तो हो गया। अब यहाँ पे कीटो फॉर्म नहीं स्टेबल है, ये नॉन स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रहा है, तो डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म होगा, वही कंडीशन 1 2 3, ये एच इधर जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो ये टॉटोमेरिज्म। इमीन जो होता है इसमें भी होता है, 1 2 3, तो ये उठ के इधर और ये उठ के इधर। अमाइड में भी होता है, यहाँ पे भले ही sp2 है, लेकिन यहाँ पे ये स्टार करके लिख लेना, टॉटोमेरिज्म होता है, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमें सारे केसेस लिख दिए हैं। अब देखते हैं रिंग चेन आइसोमर। तो जहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चरल ओपन और साइक्लिक फॉर्म में हो, जैसे देखो ये है 3 कार्बन और यहाँ पे इसी का 3 कार्बन, तो ये रिंग चेन आइसोमर है। तो अब आप क्या बोलोगे, इसको फंक्शनल भी बोलते हैं, रिंग चेन भी बोलते हैं, तो कौन सा मानेंगे, तो रिंग चेन मानेंगे। तो ओवरऑल जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, कभी अगर आपको चूज करना हो तो रिंग चेन, फिर टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, चेन आइसोमर, फिर पोजिशन आइसोमर, ये होता है। अब इसका हम बताओ टोटल आइसोमर टोटल पॉसिबल आइसोमर आपको बताना था कितने बनेंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के ये पता करते हो कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है, नहीं है। तो DU इसका जो आया था वो 0 आया था, है ना। तो ना तो डबल बॉन्ड था, ना रिंग था, ना तो ट्रिपल बॉन्ड था। DU निकालना आपको आना चाहिए। तो ये बनाओ पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी, ये सारे आइसोमर पॉसिबल हैं, तो टोटल 7 आएगा। देखो DU हमने निकाला था, जितने कार्बन होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, प्लस 2 ऐड कर दिया, और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन जितने हो माइनस कर दो, ऑक्सीजन को इग्नोर कर दो। देखो एक जनरल फार्मूला होता है आपका, आप वो करना, ये मैं अपने तरीके से किया हूँ, ठीक है। नहीं तो आप जाके बेसिक ऑर्गेनिक में पढ़ाया है वहाँ पे देख लो। अब स्टीरियो आइसोमर देखते हैं। स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहले हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने वाले हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से बहुत ही क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल से भी आता है, तो बहुत ही ईजी है। अगर एक बार आप समझ गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन होना चाहिए। देखो वैसे मैं बताऊं, ये वाला चैप्टर हमने 218 पेज का पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अगर आपको वैसे बताऊं, लेकिन यहाँ पे हम केवल टू दी पॉइंट चीज़ें लिए हैं। क्लासिक 1 शॉर्ट नाम का हमारा प्लेलिस्ट है, जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिए हैं, सब एकदम बेहतरीन तरीके से। मैक्स टू मैक्स 2-3 घंटे का लेक्चर होता है, सारी चीज़ें। अब देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मान लो एल्कीन है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो A शुड नॉट इक्वल टू B एंड C शुड नॉट इक्वल टू D। A और C इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये वाले नहीं होने चाहिए, तो वहाँ पे Gi होगा। और जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसका हमेशा 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक सिस
सिस मतलब ग्रुप एक ही साइड होते हैं जब, और एक ट्रांस होता है, ग्रुप अपोजिट होते हैं। जैसे देखो ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन एक ही साइड है, दोनों ग्रुप, और यहाँ पे देखो ये अलग है, ठीक है, तो ये ट्रांस है। हर जीआई का एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा जीआई शो करेगा, तो बस आपको डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखना है। तो हम इसको कलर चेंज करते हैं, ये ए है, ये बी है, किसी को बस ए और बी ऊपर नीचे होने चाहिए, किसी को भी मान लो। और इसके बगल में हम ये डबल बॉन्ड के जस्ट अराउंड देखना है, ये पूरा इधर सी हो गया और ये पूरा डी हो गया। तो ए नॉट इक्वल टू बी है और सी इक्वल टू डी है, तो जी आई नहीं होगा। देखो सी और डी तो सेम है। यहाँ पे देखते हैं, ये ए है और ये बी है, और इधर आओगे तो अलग है, इधर आ रहे हैं तो अलग ज्योमेट्री, ये सी है, डी है। तो ये जेई में पूछा था ए नॉट इक्वल टू बी और सी नॉट इक्वल टू डी, तो यस जी आई होगा। हाँ यहाँ पे जी आई होगा। यहाँ पे देखो होगा क्या, नहीं। अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे एच और सी एल, ये सी है, ये डी है, सी और डी तो सेम हो गए, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ये होगा हाँ, ए है, बी है, और लोन पेयर को भी एक ग्रुप काउंट करोगे सी और डी, तो ए नॉट इक्वल टू बी और सी नॉट इक्वल टू डी, तो यस यहाँ भी होगा जी आई, ठीक है। तो ये हो गया एल्कीन, नॉर्मली एल्कीन के केस में। अच्छा साइक्लो एल्कीन अगर कभी है तो उसको कैसे देखोगे, तो देखो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है ना, वहाँ पे ऐसे सर्कल बना लिया करो और वहाँ पे हाइड्रोजन बना लो। और जैसे ही आपने बनाया है, इसको ग्रुप मान लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए नॉट इक्वल टू बी है और सी नॉट इक्वल टू डी है, तो जी आई होगा। हमेशा ऐसे करना है, जहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं कहीं पे वहाँ पे लगा लो, वहाँ पे हाइड्रोजन बना लो। अगर वो कंडीशन प्रीवियस सेटिस्फाइड हो रहा है ए बी सी डी, तो यहाँ पर भी जी आई होगा, ठीक है। साइक्लोएल्केन में, साइक्लोएल्कीन अप टू 7 कार्बन जी आई शो ही नहीं करता, तो ये वाला करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। हाँ 8 मेंबर हो गया तो करेगा। ये वाले क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन 8 जैसे हो गया तो वो करेगा। क्यूमिलीन सिस्टम में जीआई कैसे देखते हैं, क्यूमिलीन मतलब जहाँ पे लगातार डबल बॉन्ड आता है, तो इवन क्यूमिलीन है तो विल नेवर शो जीआई। जैसे देखो 1 2 कितने डबल बॉन्ड है, 1 2, तो ये तो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। हाँ अगर ऑड क्यूमिलीन है तो वो करेगा, बस कंडीशन होना चाहिए ए नॉट इक्वल टू बी और सी नॉट इक्वल टू डी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास ये वाला कंडीशन लगाओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हाँ सही है, ए नॉट इक्वल टू बी है और सी नॉट इक्वल टू डी है, तो ये करेगा। ये 1 2 3 4 इवन मतलब करेगा ही नहीं, और यहाँ पे हाँ ये करेगा, ऑड है और कंडीशन है, ठीक है। ये ए बी वाला कंडीशन लगा लो तो वो करता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मान लो रिंग भी आ गया और डबल बॉन्ड, तो उसको डबल बॉन्ड ही कंसीडर करना है, ये समझो डबल बॉन्ड ही लगातार आ रहा है। 1 2 तो इवन है तो वो भी नहीं करेगा, कुछ सोचना ही नहीं। 1 2 3 ये ऑड है, कंडीशन देख लो ए बी सी डी, तो ए नॉट इक्वल टू बी है और सी नॉट इक्वल टू डी है, तो यस ये करेगा। यहाँ पर 1 2 3 पूरे रिंग भी लगातार आते हैं तो वो भी क्यूमिलीन है, तो ये भी करेगा। आप देख लो ए और बी और सी है और डी है, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू बी है और सी नॉट इक्वल टू डी है, तो सिंपल। बाईफिनाइल सिस्टम कभी भी जीआई शो नहीं करते हैं बाईफिनाइल, लेकिन अगर पॉलीफिनाइल हो गया तो अगर ये ऑर्थो वाले ग्रुप जो हैं कोई भी एक बल्कि है, ए नॉट इक्वल टू बी और सी नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए, लेकिन इसमें से एक बल्कि होना चाहिए। बल्कि ग्रुप जैसे कौन से होते हैं, COOH NO2 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और स्मॉल ग्रुप कौन होते हैं पता है, स्मॉल जैसे इतना याद रख लो, फ्लोरीन हाइड्रोजन, ये सभी स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। तो अगर एक भी बल्कि ग्रुप है ऑर्थो पे तो वो करेगा जीआई, ठीक, इतना याद रखो। नेमिंग ऑफ जीआई, तो जैसे देखो ये अगर ग्रुप दो ग्रुप सेम हो, जैसे यहाँ पे देखो ये मिथाइल मिथाइल है, एक साइड है तो इसको हम बोलेंगे सिस, और ये वाला देखो अपोजिट है दिख रहा है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। तो जीआई का नेमिंग ऐसे होता है। और यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला ग्रुप सिस है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, देखो ऐसा एक ही साइड होता है सिस, और ये वाला देखो ट्रांस है तो इसको ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। ईजेड नेमिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम डिसाइड करते हैं।
अगर मान लो चारों ग्रुप अलग हो गए तो EZ नेमिंग करते हैं, ठीक है। 4 ग्रुप डिफरेंट होते हैं तब 4 ग्रुप डिफरेंट कैसे करते हैं वो देखो। डबल बॉन्ड के अराउंड आप एक काम करो, इसके अराउंड हम क्या करते हैं, नंबरिंग। नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम को देखना, 1 कार्बन 2। अब यहाँ ऑक्सीजन फ्लोरीन में कौन जीतेगा, 1 2। तो देखो 1 1 अपोजिट है, 1 1 अपोजिट आ रहे हैं, 2 2 अपोजिट आ रहे हैं, है ना। तो अपोजिट आते हैं तो उसको हम बोलते हैं, अपोजिट आता है तो उसको हम बोलते हैं ई बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और सेम आता तो जेड बोलते, बात ख़त्म, ठीक। यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपको सिन एंटी नेमिंग करना है तो ऑक्साइम में होता है, ऑक्साइम ये जहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप होता है। अगर मान लो ये हाइड्रोजन के साथ ये ग्रुप लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिन बोलेंगे। हाइड्रोजन ये वाला जो है वो ग्रुप के एंटी लगा है, इधर लोन पेयर है एक, ठीक है, तो उसको हम एंटी बोलेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है। अब इसमें आप हाइड्रोजन तो है नहीं तो किसको आप प्रायोरिटी मानोगे, तो मिथाइल का ज़्यादा हो जाएगा। तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये एंटी है तो इसको क्या बोलोगे, एंटी, ठीक है। और 2 नाइट्रोजन आ जाते हैं तो उसको एजो बोलते हैं। जैसे मान लो ऐसे ऐसे होता और एक ग्रुप होता है ऐसे, इधर लोन पेयर, तो यहाँ पे एजो होता है, तो ये सेम साइड है तो इसको आप सिन बोलोगे। बस ये कौन सा ग्रुप है, इसको एजो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ Gi। तो जो Gi होता है डाइपोल मोमेंट उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ध्यान से देखना। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इधर विड्रॉ करेगा, नेट रिजल्टेंट कहीं ना कहीं नॉट इक्वल टू 0 है। ये ऐसे खींच रहा है और ये ऐसे खींच रहा है तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं 0, तो इसका डाइपोल ज़्यादा हो जाएगा। इन जनरल सिस का ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखो ये CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो नेट रिजल्टेंट नीचे जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा ध्यान से देखना, ये इधर दे रहा है और ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है, तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट जो डाइपोल का ऑर्डर होता है वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, इसका डाइपोल ज़्यादा है क्योंकि ये इधर दे रहा है और ये इधर दे रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो डाइपोल उसका ज़्यादा हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करता है या सिमेट्री पे डिपेंड करता है, तो ट्रांस का ज़्यादा होता है, अभी आपको इतना याद रख लेना। सॉल्युबिलिटी सिस वाले का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी यहाँ ट्रांस वाले का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि स्टेरिक थोड़ा सा कम है यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ Gi सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये आपको मैं बोलूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं 2 टू द पावर n क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल ही तो है, कहीं पे सिमेट्री दिख रही है, ऐसे कट करो ये अलग है ये अलग है, या कन्फ्यूजन है तो इधर से चलो इधर से चलो, अगर अलग अलग लोग मिल रहे हैं अलग अलग सराउंडिंग मिल रहा है तो वो अनसिमेट्रिकल, तो इसके कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। हाँ देखो वही AB वाला रूल लगा दो हर डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2, आंसर आ जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल है, ये देखो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ सिमेट्रिकल मतलब बेसिकली सिमेट्रिकल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। अगर मान लो n ऑड है तो जो p होता है वो होता है n+1/2, और अगर मान लो n इवन आ गया ज्योमेट्रिकल सेंटर तो p जो होता है n/2 होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 2 है और 2 क्या है, इवन है, तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2-1 प्लस 2 टू द पावर p-1 होता है, p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था तो अभी लिख लो, सिमेट्रिकल के केस में, ये सिमेट्रिकल के केस में, ओके। चलो आगे देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री POS देखते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहचानने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपको किसी एंगल से यहाँ पे POS दिख रहा है, ऐसे कट करो कि मिरर इमेज हो जाए। ये मान लो हमने कट किया तो देखो लेफ्ट का पार्ट राइट का पार्ट बिल्कुल मिरर इमेज है, तो इसमें आप बोल सकते हो POS है, क्या है, POS है। और अगर POS होता है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ठीक है। अभी आप समझते चलो, इसमें POS दिख रहा, हाँ ऐसे कट करो किसी भी एंगल से, अगर दिख गया एक भी POS
POS है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसमें POS है, हाँ इसी को बोलते हैं एक इमेजिनरी प्लेन पास करो, अगर POS है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, आप किसी सेंट्रल पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो, सेम एटम मिल गया तो वहाँ पे COS है, और COS होता है तो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो COS है, यहाँ पे हाँ अगर मान लो ये एक डैश पे है, एक इसके सामने जस्ट वेज पे है, तो वहाँ पे COS होता है। यहाँ पे COS भी है और POS भी है, साफ साफ देखो, आप ऐसे कट करोगे तो POS भी है, और दोनों है तो भाई तो डेफिनेटली ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो जो क्राइटेरिया होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने का, अगर POS COS दोनों में से कोई भी है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर दोनों एब्सेंट है तो ही ऑप्टिकल एक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे POS है, हाँ अगर एक दिख गया तो COS देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिकल इनएक्टिव बोल दो, डेफिनेटली COS नहीं है पर ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे POS है, ये ऐसे कट करो इसको, तो यहाँ पे POS नहीं दिख रहा है, इसमें COS नहीं होता है। ठीक है, इसको ऐसे देखो तो यहाँ पे क्या है, POS एब्सेंट है और ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। समझ आया आपको? तो ये होता है। अगर एक कायरल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर को बोलते हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, उसको कायरल बोलते हैं, और एक कायरल सेंटर है तो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव, यहाँ पे कायरल है ऑप्टिकल एक्टिव, यहाँ पे कायरल है ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, एक ट्रिक याद रखना, P एब्सेंट और साथ में COS भी एब्सेंट है, बस मैंने बनाया P एब्सेंट NCO, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर अब नहीं है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, कायरल मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल कायरल होगा, कायरल सेंटर नहीं, याद रखना, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और ये साथ में COS भी एब्सेंट है, बस वो फॉर्मूला बन नहीं रहता ना, तो इसलिए हमने इसको साइड में लिख दिया। P एब्सेंट NCO, अगर ऐसा नहीं होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो जस्ट उल्टा कर देना, मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल, ए कायरल इनएक्टिव। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के लिए ये भी ऐसे होना चाहिए था, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कहीं से नहीं है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, बाकी हम देखेंगे, ये नोट करके लिखा है। अगर मान लो एटम सेकेंड पीरियड का है, sp3 है और ए साइक्लिक है, तो वहाँ पे ये देखो, आप बोलोगे ये कायरल है, आप बोलोगे कायरल है, नहीं, वहाँ पे वो कायरल नहीं होता, अमाइन इन्वर्जन हो जाता है, फ्लिपिंग होता है, sp3 फिर sp2 फिर sp3, तो वहाँ पे वो कायरल नहीं काउंट करना। अगर एलिमेंट सेकेंड पीरियड का sp3 है, ए साइक्लिक है, तो वो अमाइन इन्वर्जन हो जाता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, दिख रहा है एक्टिव लेकिन इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव को ही नॉन रिजॉल्वेबल बोलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एलिन सिस्टम, ये एलिन है, डबल बॉन्ड लगाता रहता है, तो अगर इवन डबल बॉन्ड है तो आप ये जो लाइन पे होते हैं उसको सर्कल बना लिया करो, और उसको ऐसे से कट कर लो, तो इसमें POS है, इसमें भी POS है, और जो वेज डैश है उसको ऐसे बीच से काटा करो। अब यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको लाइन से काट, ये सर्कल बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, यहाँ POS है और इसको ऐसे काटो, तो यहाँ पे क्या है, POS है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और होता, Cl ले लेते, तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है बनाने का। और अगर इवन ये तो इवन हो गया, ऑड क्यूमुलिन जो हो गया, ऑड क्यूमुलिन ऑलवेज, ऑड क्यूमुलिन, ऑड वाला हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ऑड क्यूमुलिन ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक, और इवन वाला ऐसे। हाँ, बाईफिनाइल में क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा बाईफिनाइल अगर ए और बी में से दोनों में से एक बल्कि हो जाए, ये सारे बल्कि हैं और ये सारे स्मॉल है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे तो ये दोनों स्मॉल आ गए, ऑर्थो पोजीशन पे बात हो रही थी, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्थो पे ये एक बल्कि है, ये भी बल्कि, ये भी बल्कि, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, ऑर्थो पे होने चाहिए, ये तो अलग था ना। RES नेमिंग क्या होता है, देखो RES नेमिंग सबसे पहले मैं बता दूं, कायरल सेंटर पे असाइन किया जाता है। कहाँ पे असाइन किया जाता है, कायरल सेंटर पे। अब जैसे मान लो ये कायरल सेंटर है, हमने असाइन कर दिया 1 2 3 4, तो ऐसे चल रहे हो क्लॉकवाइज, कंडीशन ये है फोर्थ ग्रुप ये डैश पे होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज को R बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को S बोलते हैं। फोर्थ ग्रुप मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी। अगर ऐसा नहीं है, फोर्थ ग्रुप मान लो लोवेस्ट पोजीशन पे नहीं है, ये कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे देखो
वेज पे है, तो हम एक काम करते हैं, इसको चेंज, फोर्थ को लाते हैं इधर, कहाँ, हम डैश पे लाएंगे फोर्थ को, सबसे पहले हम डैश पे लाएंगे, तो फोर्थ वाला हाइड्रोजन वाला इधर आ गया और OH वाला किधर चला आएगा, इधर चला आएगा, इधर एक इधर आ गया, चौथा इधर गया। तो जब आप इसको चेंज कर दिए, फोर्थ को डैश पे ला रहे हो, तो ये जो दो हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो है वो हो गया CH3 गया थर्ड, और यहाँ पे जो है वो हो गया COH ये सेकंड। तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या दिख रहा है, देखो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो उसको क्या बोल दोगे, R बोल दोगे, बात खत्म। तो हमेशा ऐसे करना, अगर फोर्थ नहीं है तो उसको चेंज करके फिर देख लेना, और अगर ऑलरेडी है तो RS बोल देना। एक ट्रिक है, याद रख लो, वही एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी डिसाइड करते हो ना। देखो जैसे ये ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो एक, फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन, और ये कार्बन कॉमन हो गया तो इससे ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है तो सेकेंड, ठीक है। ऐसे अगर CH ऊपर CH2OH नीचे है तो यहाँ पे आप इसको OH राइट साइड है तो उसको R बोलोगे, लेफ्ट साइड है तो उसको S बोलोगे, ठीक है। केवल यहीं पे लगाना। इन आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और मिरर इमेज होते हैं। यहाँ मिरर रख दिया तो ये देखो, राइट है तो लेफ्ट गया, राइट है तो लेफ्ट गया, और यहाँ पे क्या है, देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो OH के ऊपर EH आ रहा है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये आपस में इन आइसोमर है। अगर मान लो ये ग्रुप सेम हो गए और फिर ये राइट है तो यहाँ लेफ्ट है, राइट है तो लेफ्ट, उसे आइडेंटिकल बोलते हैं, इन आइसोमर नहीं, धोखा हो जाएगा। यहाँ पे देखो अलग अलग थे तो ऐसे देखना, अगर ये सेम आते हैं तो उसको आइडेंटिकल बोलते हैं। डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल और नॉन मिरर इमेज होने चाहिए, मतलब नॉन मिरर इमेज। तो ये देखो यहाँ पे OH है, ये ऐसे है। अब ऐसा थोड़ी, ये देखो डैश पे था वो शीशा के सामने ऐसा ही दिखेगा, कुछ तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये डाइस्टीरियोमर है। यहाँ पे देखो OH का OH का राइट लेफ्ट हो गया, ऐसा थोड़ी है। आप मिरर में देखोगे राइट हैंड लेफ्ट चला जाएगा और लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, तो ये भी डाइस्टीरियोमर है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप याद रख लो, इन आइसोमर का सेम मेल्टिंग पॉइंट होता है, रिएक्टिविटी सेम होता है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। इपीमर क्या होते हैं, जो एक ही कायरल कार्बन पे डिफर करें, जैसे देखो यहाँ पे केवल सेकेंड कार्बन पे यहाँ R है, यहाँ से बाकी रिमेनिंग सब सेम है, तो ये क्या है, C2 इपीमर है। मेजो कंपाउंड क्या होते हैं, जहाँ पे मोर देन 2 कायरल सेंटर हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो देखो एक कायरल, दो कायरल, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये मेजो है। यहाँ पे देखो दो कायरल है, एक दो, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या है, मेजो है। DL नेमिंग क्या होता है, ये CH2OH के ये नीचे साइड है तो OH राइट है तो उसको D बोल देना। मान लो CH2OH ऊपर है और OH इधर है तो D ना बोल के उल्टा कर देना, L बोल देना। तो रेफरेंस यही लेना, नीचे साइड है तो D, और अगर मान लो OH इधर है तो L बोल देना, ठीक है। 3O और एरी3O टोज याद रख लो, सेम साइड ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे, एरी3O। देखो OH सेम साइड, अपोजिट है OH तो उसको 3O बोल देना, बात खत्म। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो 2 टू द पावर n क्या होता है, कायरल सेंटर, और अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n-1। ये ऑड वाला केस लिए हैं, n क्या है, ऑड। इनएक्टिव ये होता है, एक्टिव ये होता है, अगर n इवन है तो ये होता है सारा कुछ। तो पूरा फार्मूला लिख दिया, आपको याद होना चाहिए। हाँ भाई, स्टीरियो आइसोमर अगर पूछता है तो इसमें लफड़ा हो सकता है। अगर अनसिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली जो फार्मूला आता है 2 टू द पावर n आता है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर में कोई लफड़ा नहीं। जैसे यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है तो एक कायरल सेंटर है, एक ज्योमेट्रिकल। n क्या होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों होता है स्टीरियो केस में, तो यहाँ Gi है और इसके कारण Y है, तो 2 स्टीरियो सेंटर है तो 2 टू द पावर 4। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो आप फार्मूला नहीं लगाना, याद रख लेना, पॉसिबिलिटी बनाएंगे। देखो ये ज्योमेट्रिकल करेगा तो इसका E हो सकता है, Z हो सकता, E हो गया, और ये भी E हो गया, ये एक आयरल है, ठीक है। मान लो एक आयरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। अगर मान लो Z हो गया, एक आयरल है तो ये भी Z हो सकता है। अगली पॉसिबिलिटी Z है, ये कायरल है, ये E है। अगली ये Z है, कायरल में यस है और ये E है, और ये वाला सेम हो जाएंगे। अगर इसको E बोलोगे तो वो तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बनेंगे। अब यहाँ पे देखो इसका, फिर ये कायरल है तो ये R हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा, Z, ये भी R, ये R हो जाएगा, E हो जाएगा R, ये R हो जाएगा, Z हो जाएगा S। तो ऐसे जितने पॉसिबल हैं ऐसे आप किसे करके बनाओगे। तो ये मैंने लिख दिया है, लोग फार्मूला बताते हैं तो गलत हो जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये 6 हो जाएगा। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, देखो इसको फ्रंट कार्बन बोलते हैं, इसको बैक कार्बन बोलते हैं। फ्रंट को डॉट से लिखते हैं, इसको बैक से लिखते हैं,
ठीक है। तो ये वाला हमारे पास जो है फ्रंट कार्बन है। तो फ्रंट से क्या लगे थे, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, और ये बैक कार्बन है। अगर 60 डिग्री आप रोटेट किए तो ये बैक वाला जो कार्बन है ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर, तो ये हुआ। इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। एक के पीछे एक हाइड्रोजन हो तो इक्लिप्स्ड, और 60 डिग्री रोटेट करते हो तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड। और ये हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है 60 डिग्री होता है। स्टेबिलिटी ये स्टैगर्ड का ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक कम है, देखो ये दूर दूर है, और यहाँ पे स्टेरिक क्राउड ज़्यादा है, तो इसलिए ये अपने पास ज़्यादा स्टेबल है। एनर्जी हमेशा इन्वर्स होता है स्टेबिलिटी के, तो आप याद रखना। 100 हॉर्स क्या होता है, देखो ये फ्रंट कार्बन है, बैक कार्बन है, 100 हॉर्स ऐसे लिखते हैं। तो ये वाई बना है, इसको वाई बना लो, ठीक है। ये फ्रंट कार्बन को ऐसे बनाओ, और वाई में जो लेफ्ट है जो राइट है उसको राइट में एच था एच, लेफ्ट में था लेफ्ट, और इसको मिथाइल लगा लिए, ठीक है। मिथाइल यहाँ पे नहीं लगाएगा, अच्छा हाइड्रोजन ही था तो हाइड्रोजन। और ये बैक कार्बन ये है, तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, जो राइट दिख रहा था राइट, लेफ्ट दिख रहा था लेफ्ट, और ये लगा लिए, खत्म। मान लो ये है, तो ये फ्रंट है, यहाँ उल्टा वाई बना है, तो जो राइट दिखता है उसको लेफ्ट करना, जो लेफ्ट दिख रहा है उसको राइट करना, ठीक है, बस यही। तो अब यहाँ पे फ़िलहाल इसको हमने फीचर में बनाना है। तो देखो ये वाला जो वाई होता है सीधा वाई होता है, आप हमेशा समझो। और यहाँ पे सी वेज था, सी वेज, और हमें सीधा वाई बनाना है, तो जो राइट दिख रहा है उसको लेफ़्ट दिख रहा है उसको राइट किया, और जो राइट दिख रहा है उसको लेफ़्ट किया। ऐसे ये सीधा था तो जो जैसे दिख रहा है वैसे लगा के सी वेज। बाकी ये वाला तो आप कर ही लोगे, ये फ्रंट है ये बैक है, तो ये सीधा वाई है, तो सीधा वाई है। और हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, उल्टा वाई बना रहे थे, जो राइट दिख रहा है उसको लेफ्ट कर दिया, जो लेफ्ट दिख रहा है उसको राइट। सीधा आप बनाते तो ऐसे ही लिख देते, जो राइट दिख रहा है उसको राइट, ठीक है। तो ये मैंने बताया है पूरा आइसोमेरिज्म में, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा स्पीड बताया। हाइपर कॉन्जुगेशन देखो ऐसे अगर बना है 100 हॉर्स, और ये खाली है, ये सिग्मा है, इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, तो ये सिग्मा इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो जिसके कारण यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा सिग्मा का रिपल्सन हो जाएगा, जिसके कारण टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, तो हमेशा याद रखना। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है रिपल्सन के कारण, ठीक है, क्योंकि ये सिग्मा सिग्मा एक साइड आ गया। कॉन्फॉर्मेशनल ऑफ ब्यूटेन, ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन, हमेशा ये फ्रंट ये बैक। अब यहाँ पे ये फ्रंट बैक, फ्रंट से क्या लगा था, मिथाइल लगा था, ये फ्रंट से क्या लगा था, मिथाइल लगा था, तो हमने मिथाइल लगा लिया। 60 डिग्री रोटेट किया तो ये वाला बैक कार्बन घुमा, फिर 60 इस रोटेट किया, उसको पार्शियली इक्लिप्स बोलते हैं, फिर एंटी आता है, 60 और रोटेट करो। देखो गॉच इसको बोलते हैं एक, और उसके बाद इसको पार्शियली इक्लिप्स, क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन है, बाकी अलग अलग ग्रुप है, और यहाँ पे एंटी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसमें ऑर्डर याद रखना है, एनर्जी ऑर्डर जो होता है पार्शियली फुल्ली एक्लिप्स का ज़्यादा होता है, फिर पार्शियली एक्लिप्स, फिर गॉच, फिर एंटी। स्टेबिलिटी एंटी का ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे कम स्टेरिक है, ठीक है। तो ये सब याद रख लो, इनका फेस पहचान लो, और कोई तरीका नहीं है। अगर मान लो एक्स और वाई ये जो बनाए थे अभी, ब्यूटेन का था, एक्स वाई में ये ग्रुप आ जाए कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उल्टा हो जाता है, गॉच वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि गॉच में फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ओ एच होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है ना, गॉच एंटी पार्शियली इक्लिप्स फिर फुल्ली इक्लिप्स, तो ये ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और ये फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, स्मॉल ग्रुप के कारण होता है, तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होता है, रीजन अलग होता है पर इसी में लिख दिया है क्योंकि ऑर्डर यही फॉलो करता है। साइक्लोहेक्सेन ये चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट, और ये क्या है, हाफ चेयर। अगर स्टेबिलिटी पूछें तो CTBH मैंने ऐसे याद किया है, और एनर्जी पूछे तो जस्ट उल्टा कर देना। और ट्विस्ट बोट ऐसा होता है जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सारी इन्फॉर्मेशन लिख दिया, पहचान लो इनको। ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको एक्सियल फॉर्म देखो, ये वाले जो हैं इसको एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो ये आपको पहचान आना चाहिए, ठीक है। अगर फ्लिप करते हो ना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो जो एक्सियल दिख रहा है वो इक्वेटोरियल पे हो जाता है। यहाँ पे अगर कभी ऐसा ग्रुप हो जाए ना 1 2 3, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो वहाँ पे 1 3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन होता है जिसके कारण स्टेबिलिटी घटती है, तो यहाँ पे अगर ऐसा ग्रुप दिखता है तो अनस्टेबल हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इक्विटोरियलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी कभी पूछा जाए तो जितने ज़्यादा इक्विटोरियल पे ग्रुप होंगे वो उतना स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कि ग्रुप ऑन इक्विटोरियल, पहले तो ये लगाना फिर बल्कि ग्रुप देखना इक्विटोरियल पे होने चाहिए, ठीक है। जैसे देखो ये वेज मतलब क्या होता है, अप,
तो 1 2 रैंडम नंबरिंग के लिए 1 2, तो 1 पे अप बना दिया, 2 मतलब ये वेज है, 2 को भी अप पे बना लिया। तो देखो ये एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है तो इसको इक्वेटोरियल, इसको एक्सियल बना दो, ठीक है। तो दोनों मतलब एक ही साइड है, ये बोलना चाह रहा हूँ, सिस में है। तो सिस चाहे दोनों को डाउन डाउन बना लो, ये भी सिस है, ठीक है। ऐसे एक जनरल रूल से बनाओगे तो ऐसे बनाया। अब देखो ये ट्रांस है तो हमें ट्रांस चाहिए, एक एक्सियल, एक अप है, एक डाउन है, तो इसका मतलब ये ट्रांस में है, ठीक है। ये वेज है, एक डैश है, तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी यही रही कहानी। अगर मैं आपसे बोलूँ स्टेबिलिटी देखना हो तो आप इक्वेटोरियल पे ग्रुप देख लेना, जितने ज़्यादा होंगे वही स्टेबल होगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं, जो मान लो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा प्राइवेट क्लास का लेक्चर है। इसमें क्रीम कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए हैं। इसके पहले मैंने 5 स्टेप स्टडी बनाया था, बता देता। 5 स्टेप स्टडी में क्या होता है आप देख लो। एक क्लासिक वन शॉट था पहला। क्लासिक वन शॉट एक ऐसा वन शॉट है जिसे देखने के बाद 185 पेज का PDF है GOC का, जिसे देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट NCERT 4-5 किताबों का मिक्सचर इसमें कवर है। मेरा मोटिव ही था इसको ऐसा बनाओ कि इसे देखने के बाद आपको 10-12 घंटे का वीडियो ना देखना पड़े और सारे सवाल भी बन जाए। पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा है यूट्यूब में, आप जाके देख लेना। ऑर्गेनिक से डर लगता है तो आप मेरा लेक्चर देखना, लेकिन अगर रीनीट दे रहे हो तो आप इसको भी नहीं देखना, टाइम नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो इसको स्किप करके दूसरे स्टेप पे आते हैं, सुपर 45। ये है सुपर 45, एक ऐसा 45 लेक्चर जो 45 क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर को कवर करता है, सारे एक्सेप्शन, सारे थियरी, सारे NCERT, कोई वैरायटी बचता नहीं है। और पूरा एक्सप्लेनेशन जो होता है ऐसे रैंडम नहीं होता है, पूरा डिटेल में होता है। तो इससे सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं कम समय में। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन और सारी वैरायटी क्लैरिटी चाहते हो तो इसे देखना। सबके लिए टॉप प्रायोरिटी है सुपर 45। मेजॉरिटी क्वेश्चन यहीं से होते हैं, हमने प्रूफ करके 2-2 बार आपको दिखा दिया। थर्ड स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि हमने कराया था लास्ट ईयर, वो देखना है। फोर्थ स्टेप था हमारा संडे स्पेशल टेस्ट, जो कि बॉबी सर कंडक्ट करा चुके हो। उसमें 50% JEE के प्रॉब्लम होते थे और उसके लिए 200 रुपीज़ देना था, जो कि मेंटरशिप में हम देते थे, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत गुमराह किया जाता था। तो वो उनको एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। जो पैसा नहीं देते थे उनके लिए फ्री भी था, मतलब जो जेन्युइनली नहीं पे कर सकते थे, पर आप पे करना। तो अभी आप PDF चाहते हो 200 में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिफ्थ स्टेप था गेस पेपर। ये गेस पेपर था, एक ऐसा गेस पेपर पूरी केमिस्ट्री से जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिफाई कर दे। ये देखो कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं है, बहुत मेहनत के बाद ये बनाए गए। तो ये गेस पेपर था। तो ये भाई जो कर लिया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन इधर से ही मैचिंग हो गया था, मतलब ये पूरा 5 स्टेप स्टडी से कॉन्सेप्ट, पैटर्न, फॉर्मेट। और अभी रीनीट के लिए हमारे पास फ्यूचर 45 चल रहा है। ये फ्यूचर 45 सीरीज है जिसमें 2-2 चैप्टर चल रहे हैं। ये फ्यूचर 45 सीरीज, इसमें 2-2 चैप्टर के 45 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बेहतरीन वाले। तो ये आप यूट्यूब पे देख सकते हो। बाकी जो लोग प्राइवेट क्लास चाहते हैं, नीट 2027 के लिए चाहते हैं, आप मुझे मैसेज करो। व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप पर्सनली मुझे आशुतोष मैसेज करना। बॉबी सर भी हैं लेकिन वो अभी बिजी हैं, तो आशुतोष आप पूछ के मुझे मैसेज करना एडमिन को, और है ना, मैं रिप्लाई करूँगा। और प्राइवेट क्लास जो क्रीम कॉन्सेप्ट है, बाकी के स्पेशल टेस्ट हैं, क्या कैसे है प्लानिंग, सब डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।